हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स से रासायनिक बलगति से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका है? सांद्रण पर अभिक्रिया की दर की निर्भरता। सांद्रण पर अभिक्रिया की दर की निर्भरता, ये हेडिंग आप लगाएंगे। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कंसंट्रेशन। बच्चों, हमने आपको बताया था कि जो अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया की दर यानी कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये क्या होता है? अभिकारकों के, जो आपके अभिकारक होते हैं, उसी के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। हमने आपको बताया था। ठीक है, अभिक्रिया की दर जो होती है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मान लीजिए A प्लस B आपके क्या है? अभिकारक है, और ये क्या हो रहा है? प्रोडक्ट जो है आपके बना रहे हो, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? समानुपाती होगा अभिकारक A के और इनटू अभिकारक B के। ठीक है, A B कुछ भी ले लीजिए, प्लस B A प्लस C, है ना, कुछ भी ले लीजिए, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होगी। यानी कि ये अभिकारक, अगर यदि अभिकारक A का सांद्रण हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? आपकी बढ़ेगी। जैसे अगर अभिकारक A का सांद्रण हम 2 गुना बढ़ा दें, अब इस अभिकारक का सांद्रण 2 गुना क्या कर दें? हम 2 गुना जो है कर दें, डबल कर दें, 2 गुना कर दें, तो अभिक्रिया का, और इसको B को कांस्टेंट रखें, B को स्थिर रखें, A का सांद्रण 2 गुना कर दें, तो अभिक्रिया का रेट क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये इसके क्या है? समानुपाती है। इसके क्या है? समानुपाती है। अगर B को कांस्टेंट कर दें और अभिक्रिया की दर इसका जो हम 2 गुना कर दें, B का सांद्रण 2 गुना कर दें, तब भी अभिक्रिया का रेट क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये इसके भी रेट ऑफ रिएक्शन B के भी समानुपाती है। ठीक है, अगर दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना, दोनों की अभिक्रिया का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए, इसको भी 2 गुना, इसको भी 2 गुना कर दिया जाए। अच्छा, ये 2 गुना हो गया और इसको भी 2 गुना कर दिया जाए, दोनों का अगर 2 गुना कर दिया जाए, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? 2 गुना इसके आप करेंगे तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि 2 गुणे क्या हो जाएगा? ये आपका 4 गुना, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? आपकी ये 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रहा। ठीक है, जैसे जैसे आप अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे अभिक्रिया की दर भी आपकी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया, ठीक है, समझ आया? अगर B को स्थिर रखें और A का सांद्रण 2 गुना करें, इसका सांद्रण 2 गुना करें, तो अभिक्रिया का रेट क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर A को स्थिर रखें और B का सांद्रण 2 गुना करें, तो ये 2 गुना अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यदि A B दोनों का सांद्रण हम 2 गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना क्या हो जाएगा? 4 गुना, यानी कि अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो बच्चों, जैसे जैसे हम सांद्रण अभिकारक का बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे अभिक्रिया की दर भी बढ़ती जाएगी। यानी कि जितना गुना अभिकारक का सांद्रण बढ़ाएंगे, उतना गुना अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ेगी। जितना गुना हम घटाएंगे, उतना ही गुना अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? घटेगी। तो घट सकती है, बढ़ सकती है, जैसा आप करें। अभिकारक के सांद्रण से जैसा आप करेंगे चेंज, उसी तरीके से रेट में भी क्या होगा? आपके चेंज होना है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अभिक्रिया की दर जो आपका है, इसको आप नोट कर लेंगे, इस तरीके से आप कहेंगे इसको। ठीक है, तो अभिक्रिया की जो दर आपकी है, अभिक्रिया की दर और अभिकारक के सांद्रण के मध्य परिणात्मक जो है संबंध, सबसे पहले गुल्डबर्ग एंड वागे ने दिया था। किसने दिया था? ये नार्वे के जो है 2 रासायनिक हैं, इन्होंने सबसे पहले अभिक्रिया की दर पर अभिकारक के सांद्रण में परिणात्मक जो संबंध दिया था, सबसे पहले किसने दिया? ये गुल्डबर्ग एंड वागे ने दिया था। और इन्होंने कौन सा नियम दिया था? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम दिया था, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था।
इन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर, डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने बताया स्थिर ताप पर किसी, आप 11th में लॉ ऑफ एक्टिव मास पढ़कर आए हैं, वही है, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर जो होती है, रेट यानी कि वेग होता है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यही तो बताया था। यानी कि आपने ये कहा, मान लीजिए कि ए आपने रिएक्शन लिया, ए प्लस बी आपने लिया और एक प्रोडक्ट जो है आपने बनाया। तो यही कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के, सक्रिय द्रव्यमान मतलब मोलर सांद्रण से तात्पर्य है, ठीक है, कि गुणनफल के समानुपाती होता है यदि प्रत्येक सक्रिय द्रव्यमान पथ पर संगत स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक की घात स्थित हो। स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक घात क्या है? मतलब उसके जो है मोलों की संख्या, अभिकारक के मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या से मतलब है, नंबर है। स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक एक डिजिट होती है, एक नंबर होती है। जैसे हाँ, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका है, तो इसका अभिक्रिया का रेट ROR क्या होगा? ये क्या होगा? समानुपाती होगा A एक्टिव मास इंटू B एक्टिव मास, जिसके एक एक पावर पर ये डिपेंड कर रहा है, इसके एक एक घात पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक एक ही है, इसके मोलों की संख्या एक है, इसके भी एक है, तो एक एक घात पर डिपेंड करेगा। या ऐसा समीकरण ले लें, A इसके मोलों की संख्या A है प्लस आपका B और एक कैपिटल B, इसके मोलों की संख्या B है और एक क्या कर रहा हो? प्रोडक्ट बना रहा हो, तब इसका ROR रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? समानुपाती A एक्टिव मास पावर क्या हो जाएगा? A और इंटू क्या हो जाएगा? B एक्टिव मास पावर B हो जाएगा। तो ये क्या है? इसके कैपिटल A कैपिटल B क्या है? अभिकारक हैं, और स्मॉल a स्मॉल b क्या है? इनके स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक है या डिजिट है, इसके घात है, जो कि अभिकारकों के सांद्रण के घात पर डिपेंड करता है। वही घात स्थित हो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये घात है, ये आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ये आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो यानी कि जो सीधा सीधा बात था इनके गुलबर्ग और बागे का जो कहना था, ये कहना था कि कुछ नहीं, जो अभिक्रिया समीकरण आपका दिया गया हो, जो उसके घात हो, जो वहां पर उसके मोलों की संख्या हो, जो उसके डिजिट हो, उसके अणुओं की संख्या हो, सीधा अभिकारकों के वही पावर लगा दीजिए, उसके घात लगा दीजिए, इसी से हम अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। बस केवल उसके मोलों की संख्या, स्टोइचियोमेट्रिक की पावर लगा दो, बस हम उससे निकाल सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया की रेट को हम निकाल सकते हैं, इन्होंने बताया। और ऐसा जो है बहुत से अभिक्रिया पर लागू भी हुआ, जैसे कि अगर हम ले H2 गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस लें, तो हाइड्रोजन H2 गैस प्लस जो है आयोडीन गैस में, ये रिएक्शन करके बनाता है 2HI, है ना। तो इसका जो रेट इन्होंने देखा, अभिक्रिया का दर जो देखा, ये समानुपाती इसके था, इसके समानुपाती एकदम सेम था, इसके एक पावर पर डिपेंड किया और I2 के पावर पर डिपेंड किया, एकदम था, ये ऐसा भी था, एकदम ठीक था। इनके अनुसार बस एक एक अणु है इसके, बस एक एक घात इसके लगा दीजिए। तो ये जो है नियम फॉलो किया और एक्सपेरिमेंटर पर भी ये फॉलो किया, प्रायोगिक तौर पर देखा गया। तो ये इसी तरीके से एक एक घात प्रयोगों के आधार पर भी गया, और इसके घात को देखकर भी, इसके एक एक अणु है, इसको देखकर भी इसके एक घात लगा दीजिए, यह भी पाया गया, देखकर भी आप बता सकते हैं इसको। और प्रयोगों के आधार पर भी देखा गया कि एक एक ही घात इसके थे, एक एक ही घात एक्सपेरिमेंट पर भी थे, और देखकर भी आप लगा सकते थे, एक ही घात थे। तो ये जो है देखकर भी इसको हम इसके घात बता सकते हैं, किस घात पर इसका जो है सांद्रण डिपेंड कर रहा है और किस घात पर इसका सांद्रण डिपेंड नहीं कर रहा, तो देखकर भी हम बता सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट के आधार पर भी जो है यही पाया गया, तो प्रयोग भी किया गया और समीकरण को देखकर भी हम इसके एक पावर भी जो है लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने बताई कि बस जो उसके स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक हो उस पर जो है आप लगा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? ये समीकरण मिल जाएगा। इन्होंने और समीकरणों पर देखा,
ऐसे ही घात और समीकरण पर, जैसे आपका था एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, और भी इन्होंने देखा, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले हम, इन्होंने देखा कि 2NO प्लस O2 पर भी देखा, इन्होंने देखा कि ये गैस, तो ये वाला बनाए 2NO2, ये बना लिया इन्होंने, और इसका रेट देखा, ROR रेट देखा, समानुपाती था क्या, NO, जो NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक कितने हैं, 2 है, तो इसके पावर 2 पर डिपेंड किया, और इस पर क्या एक ही है, तो ऑक्सीजन के क्या है, एक ही घात पर क्या किया, डिपेंड किया। ये तो आप समीकरण देखकर भी इसको, क्योंकि लॉ ऑफ एक्टिव मास में आप यही पढ़ते थे, जितने मोलों की संख्या होती थी, स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक होता था, वही आप घात लगा देते थे, यही तो आप करते थे। यहाँ पर वही चीज यहाँ भी हो रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देखा गया कि NO के घात 2 पर डिपेंड करता है इसका सांद्र, और ऑक्सीजन के घात 1 पर डिपेंड करता है। ये देखकर भी आपको ऐसा लग रहा है, और प्रयोग भी एक्सपेरिमेंट भी किया गया, तो यही चीज पाया गया, प्रयोगों के आधार पर पाया गया। लेकिन अब यहीं से मामला इनका क्या हुआ है, ये आप नोट कर लेंगे, ये सब तो ये सब तो पाया गया, एकदम सही है, ओके है, ये सब जो है रेट ऑफ रिएक्शन इनका सही है। इस तरीके से इनके अनुसार लॉ ऑफ एक्टिव मास के अनुसार भी ये सही है, और प्रयोगों के आधार पर भी ये आंकड़ा सही है, ऐसा ही था। लेकिन कुछ ऐसे समीकरण मिले देखिए, कुछ ऐसे भी समीकरण मिले, जैसे हम आपको समीकरण दे रहे हैं 2NO गैस और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस 2H2 गैस, ये समीकरण लिया गया, इस समीकरण को देखा गया, और ये बनाया क्या, N2 गैस और प्लस 2H2O लिक्विड, ये चीज बनाया इसने, ठीक। तो ये चीज बनाया गया, दिख रहा वीडियो आपको, ठीक है, ओके। ये चीज जो है यहाँ पर देखा गया, थोड़ा सा लाइट बढ़ा दे, लाइट कम होगा, ठीक है, ओके। देखिए, ये देखा गया, ये समीकरण आपका था यहाँ, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन देखा गया, इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन जो देखा गया, ये क्या था, ये जो था यहाँ समानुपाती, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के घात 2 पर तो डिपेंड करता था, नाइट्रिक ऑक्साइड के सांद्रता के 2 घात पर डिपेंड करता था, यानी कि यहाँ आपने 2 देखा और 2 पावर लगा दिया, यहाँ भी 2 है आपका, यहाँ भी आपका 2 है, तो यहाँ आप क्या, अगर लॉ ऑफ एक्टिव मास के अनुसार लगाएंगे, तो यह भी आप H2 और घात इसके पावर आप 2 लगा देंगे, देख के इसको, यही तो करेंगे। तो ये वाला जो है आपका क्या हो गया, ये जो था नियम, ये देखा गया कि इस पर इसके घात पर तो प्रयोग, अब जब प्रयोग किया गया, आप देखकर तो ऐसे लगा दिए इसको घात, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोग किया गया, तो ये देखा गया कि ROR जो है, ये जो है NO नाइट्रिक ऑक्साइड के घात पर तो डिपेंड करता था, 2 पर, वर्ग पर डिपेंड करता था, लेकिन हाइड्रोजन के घात केवल 1 पर ही डिपेंड करता था, जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। अब यहीं से लॉ ऑफ एक्टिव मास जो था आपका, ये लॉ ऑफ एक्टिव मास के अनुसार क्या हो गया, ये गलत हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ एक्टिव मास के अनुसार क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं, यही आपको विशेष ध्यान देना बच्चों, अब यही हम कह सकते हैं कि किसी समीकरण के स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक को देखकर आप ये रेट ऑफ रिएक्शन सीधा इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका है रेट ऑफ रिएक्शन
अभिकारक के कितने घात पर डिपेंड करता है, यह केवल एक्सपेरिमेंट प्रयोग ही केवल बता सकता है और कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए यहाँ लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब यहाँ जो गुलबर्ग और बागे ने बताया था उनका ये सिद्धांत गलत हुआ। हाँ, कुछ सिंपल जो समीकरण होते हैं ठीक उन पर लागू होता है। जैसे भी मैंने दो समीकरण बताया, ठीक प्रयोगों के आधार पर भी और आप देखकर भी स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक देखकर भी आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं। जो बहुत सिंपल रिएक्शन होते हैं और जिसका मतलब एक स्लो रिएक्शन चलता है, उसमें मंद गति से रिएक्शन चलती है, मॉडरेट रिएक्शन जो होता है आपका, उस तरीके के जो क्रियाएं हैं जो एक पद में होती हैं, सिंगल स्टेप में होती है। मैंने आणविकता में आपको बताया था जो एक स्टेप में चलती है और मंद गति से चलती है, मॉडरेट रिएक्शन होती है, वो चलती है, उनको हम देखकर वैसे ही लगा सकते हैं, उस पर होता है, लागू होता है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होते हैं उन पर क्या होता है, ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इन पर ये लागू नहीं हुआ, कुछ का हमने उदाहरण बताया, कुछ पर लागू हुआ और इस पर ये लागू नहीं होगा। इस पर क्या देखा गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों, तो प्रयोग क्या किया गया, देखा गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड के दो घात पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो दो घात पर तो यहाँ लिख दिया आपने, लेकिन प्रयोग करके देखा गया कि एक ही घात पर इसके डिपेंड करता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी समीकरण को देखकर, स्टोइचियोमेट्री देखकर उसके पावर को हम नहीं लगा सकते हैं। ये पावर आपके कुछ भी हो सकते हैं, हम इस आंकड़े को देखकर नहीं कह सकते कि यही घात इसके होंगे। देखिए चेंज हो गया ना घात, इस तरीके से इस पर एक ही पर केवल एक क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट तो आपका देखकर आप लगाएंगे आज से कि जो है एक्सपेरिमेंट वैल्यू सही होगा। आपका देखकर तो कभी नहीं सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है देखने पर, देखा चीज आंखों का जो है गलत हो जाता है कभी कभी। तो एक्सपेरिमेंट जब तक ले पूरा विश्वास ना कर लिया जाए प्रयोग के आधार पर, तब तक ले आप नहीं कह सकते हैं कि किस घात पर ये बात डिपेंड कर रही है। ठीक है, यहीं से शुरुआत हो गया आपका, यहीं से एक नियम आपका शुरुआत हो गया, वेग नियम। क्या हो गया, वेग नियम या वेग समीकरण। तो आप अब यहाँ हेडिंग डाल देंगे वेग नियम। वेग नियम क्या होता है, वेग नियम बच्चों यही एक्सपेरिमेंट पर ही आधारित होता है। जब एक्सपेरिमेंट के आधार पर अभिकारक के घात को डिपेंड करे, प्रयोगों के आधार पर अभिकारक के घात पर डिपेंड करे, तब हम उसी को कहते हैं वेग नियम या वेग समीकरण। तो आप यही हेडिंग लगा देंगे वेग नियम, या इसी को कहते हैं वेग समीकरण, यानी कि रेट लॉ, या कहेंगे रेट इक्वेशन और रेट इक्वेशन, ये आपका हो गया। अब एक गणितीय व्यंजक हो गया। अब वेग नियम यानी कि वेग समीकरण किस बात पर बच्चों डिपेंड करेगा, इनका जो इन्होंने बताया था लॉ एक्टिव मास के अनुसार, अब किस बात पर डिपेंड करेगा, टोटल ये प्रयोगों के आधार पर ही डिपेंड करेगा। हम बता सकते हैं कितना घात अब कब लगाएंगे किस में, हम वो प्रयोग ही बता सकता है किस पर कितना घात लगाना है, देख कर नहीं कि दो दो है, दो हम मार के चले आए, तो गलत हो सकता है। हाँ, कुछ में लागू होता है ऐसा, कुछ है जो सिंपल रिएक्शन है, जो मंद गति से रिएक्शन चलते हैं उस पर लागू होता है, लेकिन सब पर नहीं लागू होता है। जो सिंपल रिएक्शन होते हैं उन पर केवल लागू होता है। तो वेग नियम आपका क्या हो गया, वह गणितीय व्यंजक, वह गणितीय व्यंजक, वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर मोलर सांद्रण तो मतलब सक्रिय द्रव्यमान है ना, मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है
वेग नियम कहलाता है। ठीक है, वेग नियम क्या है भैया? अभिकारक के सांद्रण के घात जो आप लगाएंगे वो घात किस आधार पर आनी चाहिए? एक्सपेरिमेंट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर वो आनी चाहिए, तभी यह सही माना जाएगा कि हाँ ये घात किसके सही है। ठीक है, तो आपका एक्सपेरिमेंट, अब देखिए ये वाला क्या है? एक्सपेरिमेंट के आधार पर एग्जाम्पल अगर लिया जाए यहाँ, अब एग्जाम्पल ले तो ये वाला जो आपका समीकरण है जो आपने दिखाया है समीकरण, तो एग्जाम्पल पहले इसी को आप बना लीजिए। ये वाला गलत है, ये वाला आपका सही है। तो क्या हुआ? 2NO गैस प्लस क्या हुआ? 2H2 गैस गिव्स आउट क्या हुआ? N2 गैस और प्लस क्या हुआ? 2H2O। क्या हुआ? रेट ROR रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसका इक्वल टू करके हम परपोलर चिन्ह हटा करके नियतांक ले सकते हैं ना, के इसको कर सकते हैं, के नियतांक यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, जिसको कहेंगे वेग नियतांक कहेंगे, वेग स्थिरांक कहेंगे, वेग नियतांक इसको हम कहेंगे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ इसके? तो इसके घात पर तो ये आपका प्रयोगों के आधार पर देखा गया, यनों के घात पर क्या किया? ये 2 पर डिपेंड किया, लेकिन ये 2 इस पर नहीं आप लगाएंगे, ये H2, क्योंकि प्रयोग ने बताया कि ये इसके एक ही हाइड्रोजन के एक ही सांद्रण पर डिपेंड करता है। ये क्या है? वेग स्थिरांक है। के क्या है? वेग स्थिरांक है। ये आपका समीकरण होगा, पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल लिया जाए, जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है 2N2O5 गैस, ये आपका बना N2O4 और प्लस जो है नहीं, ये बना आपका 4NO2 और प्लस क्या है? O2। इस समीकरण को लीजिए, यह देखा गया N2O5 आपका, तो इसके आप स्टोइचियोमेट्रिक आप देख रहे हैं कि 2, इसका आप रेट तुरंत लिख देंगे OR इक्वल टू के, आप इसको क्या लगाना चाहेंगे? N2O5 के पावर कितना लगाना चाहेंगे? आप देख कर ही बताएंगे कि 2, लेकिन ये वर्ग पर डिपेंड नहीं करता है, एक केवल एक ही घात के सांद्रण पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि इसका सांद्रण अगर आप 2 गुना बढ़ाएंगे तो क्रिया का रेट आपका 2 गुना बढ़ेगा, वेग स्थिरांक भी आपका 2 गुना, क्योंकि क्रिया का रेट क्रिया के वेग के बराबर होता है। अभी इसको आप आगे हम बताएंगे। ठीक है, 2 गुना करेंगे तो ये 2 गुना बढ़ेगा, जब ये 2 गुना बढ़ेगा के भी क्या होगा? आपका 2 गुना बढ़ेगा। तो आप देखिए अब यहाँ घात 2 नहीं लगा सकते यहाँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये देखा गया कि ये एक ही घात पर केवल डिपेंड करता है, नहीं तो आप अभी लगा देते लॉ ऑफ एक्टिव मास के अनुसार 2 पावर लगा देते, तो ऐसा सही नहीं है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ आपका यहाँ। ठीक, ओके, और एग्जांपल ले हम, चलिए नोट कर लीजिएगा ये। तो ये पूरी तरीके से प्रायोगिक निर्भरता है बाबू, इसको आप क्या कहेंगे? प्रयोगों के आधार पर ही आप पावर लगा सकते हैं घात। केवल आप किसी समीकरण को देखकर कि 2, 3, 4 उसके स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक है, आप घात लगा दें तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो और भी हम समीकरण देखते हैं। अभी जैसे देखा जाए आपका 2 समीकरण हमने उधर देख दिया, आपका ये भी है, अभी बताया गया था H2 प्लस I2, ठीक है, गिव्स आउट 2HI। ठीक, ये तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक वैसे ही आप देखकर भी इसको बता सकते हैं, प्रयोगों के आधार पर भी बता सकते हैं, दोनों के आधार पर। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? के H2 के एक घात पर डिपेंड करता है, एक है भी देखकर, और I2 जो आपका होगा इस पर भी आप क्या कर सकते हैं? एक घात लगा सकते हैं। ठीक, ये देखकर भी आप बता सकते हैं और एक्सपेरिमेंट से भी, एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, तो आप इसको देखकर भी एक एक घात लगा सकते हैं, एक एक है, और प्रयोगों के आधार पर भी देखा गया कि एक एक ही घात पर ही ये डिपेंड किया। ठीक है, इसी तरीके से आपका तीसरा एग्जाम्पल है, नोट करेंगे। ये तो आपका दूसरा हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आपने 2NO भी लिखा था इसको,
और प्लस O2 गैस आपका क्या बना 2NO2 गैस। तो ये भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो था कि आपका, और ये 2NO ये इसके घात 2 पर डिपेंड किया था और इसके घात जो है ऑक्सीजन के घात 1 पर डिपेंड किया था। तो ये ऐसा देखिए, यहाँ इसको देखकर भी आप लगा सकते हैं ऐसा, और एक्सपेरिमेंट से भी पाया गया ऐसा ही, एक्सपेरिमेंट से भी ऐसा ही पाया गया, दोनों तरीके से इसमें ऐसा पाया गया। इसलिए कुछ तो में आप लगा सकते हैं, जो सिंपल रिएक्शन होता है उसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन सब में आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखते हैं, जैसे चौथा है 2N2O ये वाला है, इसके विघटन से 2N2 नाइट्रोजन गैस और प्लस जो है O2 गैस मिलता है ये। अब यहाँ पर देखा गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसका देखा गया कि, तो क्या हो जाएगा, ये 2 है इस पर, तो आप सोचेंगे कि 2 पर ये डिपेंड करता है, लेकिन ये 2 पर डिपेंड नहीं करता है आपका। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये के केवल N2O के एक ही घात पर डिपेंड करता है। आप देखकर 2 लगाएंगे, 2 नहीं लगाएंगे, 1 क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया एक ही घात पर क्या करता था, डिपेंड करता था। ठीक है, यानी कि क्रिया का वेग 2 गुना करेंगे तो क्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाएगा, सांद्रता 2 गुना करेंगे और क्रिया का वेग 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके क्या है, बराबर है, इसके समान पाती है। ठीक, कुछ अभिक्रिया ऐसी थी कि कुछ जो अभिकारक जो है घात पर डिपेंड ही नहीं करते थे। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे आपका एग्जाम्पल है एक NO2 गैस और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये रिएक्शन किया तो बना लिया NO और प्लस CO2 गैस। तो ये देखा गया कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, प्रयोगों के आधार पर देखा गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन है NO2 के एक घात पर तो डिपेंड करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के ये घात पर डिपेंड किया ही नहीं, प्रयोगों के आधार पर देखा गया। ठीक है, अब देखिए आप देख कर लगा सकते थे ऐसे, अगर लॉ ऑफ एक्टिव मास के अनुसार लगाते तो आप इस पर एक पावर लगा देते आप, लेकिन देखा गया प्रयोगों के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखा गया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड के घात पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका है एक जो है एस्टेल्डिहाइड है, इसका 6वां एग्जांपल लीजिए, एस्टेल्डिहाइड CH3CHO, इसको देखा गया तो ये बनाया क्या प्रोडक्ट, मीथेन और प्लस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाया। तो इसका रेट जब देखा गया, ROR रेट इसका देखा गया कि आप इसके घात 1 लगाते हैं, कहते हैं कि इसके घात पावर हम 1 लगा दें, एक घात पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये जो है फ्रैक्शन पर डिपेंड किया, 3/2 के घात पर डिपेंड किया। ये देखो आप लगाते हैं तो कहते हैं लॉ ऑफ एक्टिव मास के अनुसार 1, लेकिन प्रयोग करके देखा गया एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो देखा क्या 3/2 के पावर पर डिपेंड करता है। तो क्या आप अब लगा सकते हैं किसी की स्टोइचियोमेट्रिक देखकर उस पर घात? बिल्कुल नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं। ये क्योंकि अब क्या हो गया है, प्रायोगिक निर्भरता हो गया, बिना प्रयोग किए हम नहीं लगा सकते हैं। तो प्रयोग ही क्या है, सत्य है, तो इसी आधार पर जो हम इसको कर सकते हैं। जैसे आपका क्लोरोफॉर्म में देखा गया, क्लोरीनीकरण किया गया, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। तो देखा गया कि क्लोरोफॉर्म था आपका, अगला एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये था क्लोरीन के साथ क्या किया गया, इसका रिएक्शन कराया गया तो CCl4 बना और प्लस क्या बना, HCl बना। ये वाला आपका क्या है, रिएक्शन है। ठीक, गैस के अवस्था में है, तो इसका जो रेट देखा गया ROR, आप एक लगा सकते हैं देखकर, लेकिन ये प्रायोगिक बात है, बिना प्रयोग किए हम नहीं लगाएंगे घात, है ना, कि लगा देंगे इसे, नहीं, बिना प्रयोग किए कभी नहीं, क्योंकि प्रयोग ही क्या है आपका, सत्य है।
तो देखा गया कि इसके एक घात पर डिपेंड करता था क्लोरोफॉर्म के, लेकिन क्लोरीन जो था इसके एक घात पर नहीं, इसके हाफ पर डिपेंड करता है, इसके आधे घात पर डिपेंड करता है, देखा गया। ठीक है, तो अब इस आधार पर आप नहीं कह सकते स्टाइकियोमीट्रिक नियतांक को देखकर कि इसके घात ये है। अब ये क्या हो गई, पूरी तरीके से प्रायोगिक निर्भरता बन चुकी है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं वेग स्थिरांक या विशिष्ट अपक्रिया वेग। वेग स्थिरांक या विशिष्ट अपक्रिया वेग। वेग स्थिरांक या विशिष्ट अपक्रिया वेग, या इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी स्थिरांक। वेलोसिटी स्थिरांक भी इसको आप कह सकते हैं। चलिए देखते हैं वेग स्थिरांक क्या है। क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक, या वेलोसिटी वेग भी आप इसको कह सकते हैं। तो वेग स्थिरांक क्या है, तो वेग स्थिरांक, चलिए हम एक समीकरण लेते हैं। मान लेते हैं ए प्लस बी आपका क्या है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है आपका, ये प्लस बी है। तो इसका रेट आप क्या लिखेंगे, आर ओ आर क्या लिखेंगे, के ए एक्टिव मास पावर 1, ठीक है, और बी एक्टिव मास पावर 1। मान ले रहे हैं कि सिंपल रिएक्शन है, क्या है, क्योंकि सिंपल रिएक्शन है प्रयोगों के आधार पर हम लिख लेंगे। जब हमें कहेंगे सिंपल रिएक्शन है, तो सिंपल रिएक्शन है तो देखकर हम तो लगा सकते हैं सिंपल रिएक्शन को ना, स्लो रिएक्शन चल रहा, सिंपल रिएक्शन है तो एक एक पावर इसको हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा। चलिए अगर इसका मोलर सांद्रण हम क्या कर दें, ठीक है, तो रेट ऑफ क्या होगा, अगर इसका मोलर सांद्रण इसका जो है इकाई ले ले और बी का भी मोलर सांद्रण क्या ले, इकाई, यानी कि मोल पर लीटर ले ले, मोल पर लीटर ले ले, तो क्या होगा, यहाँ पर इकाई रख दिए तो आपका रेट जो होगा, अपक्रिया का रेट जो होगा ये क्या होगा, के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अपक्रिया का रेट क्या हो गया, वेग स्थिरांक के क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अपक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिकारकों का सांद्रण इकाई हो, है ना। ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अपक्रिया के, देखिए, किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अपक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिकारकों का सांद्रण क्या हो, इकाई हो। तो ये क्या हो गया, इसका डिफिनीशन हो गया। ठीक है, तो निश्चित ताप पर अपक्रिया का वेग का मान क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपक्रिया के वेग का मान निश्चित होता है, और ताप अगर आप घटाए बढ़ाएंगे तो अपक्रिया का वेग भी क्या होगा, घटे बढ़ेगा। तो वेग स्थिरांक भी आपका क्या होगा, घटे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने ताप निर्भरता आपको बताया, ताप बढ़ाने पर अपक्रिया की दर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर अपक्रिया की दर बढ़ती है तो वेग स्थिरांक भी तो बढ़ेगा, क्योंकि इसके क्या है, ये बराबर है। ठीक है, तो एक विशेष अपक्रिया के लिए एक निश्चित ताप पर वेग, अपक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक क्या होता है, निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है।
ताप अगर आप चेंज करेंगे तो ये परिवर्तन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन और वेग स्थिरांक में क्या होगा, परिवर्तन आपका होगा। ठीक है। और अभिक्रिया इसका मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। किसका मान? वेग स्थिरांक। नोट में वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर, याद रहे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नोट में इसको आप लिखेंगे। वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर यह बात डिपेंड नहीं करता है। हाँ, ताप पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है, सांद्रण पर डिपेंड करता है, उत्प्रेरक पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब बात मैंने आपको डिपेंड कारक बताया था। ठीक है, तो उन सभी बातों पर डिपेंड है, प्रारंभिक सांद्रण पर ये डिपेंड नहीं करता है। चलिए, वेग स्थिरांक की हम यूनिट लिखते हैं। वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है इसको हम देखते हैं। यूनिट ऑफ के, वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई। चलिए एक समीकरण लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स आउट प्रोडक्ट, यह है। चलिए इसका रेट क्या लिखना चाहेंगे आप? इसका रेट आप यही लिखेंगे कि ए के पावर क्या होगा आपका, ए इंटू बी के पावर, ऐसा मान लिया गया सिंपल रिएक्शन है। ये क्या है? ये आपका सिंपल रिएक्शन है, ये हम कह दे रहे हैं क्योंकि सिंपल रिएक्शन कह देंगे तो भाई एक घात पर डिपेंड कर लेगी, इसके घात पर डिपेंड कर लेगी, है ना। नहीं तो पता नहीं क्या है, एक पर डिपेंड करेगी कि बी पर की नहीं डिपेंड करेगी, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। और ये सिंपल रिएक्शन है तो ये पावर इस पर डिपेंड कर लेगी, हम सीधा लिख देंगे, है ना। इसके पावर ये लिख देंगे क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया पहले से, सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, जो इस पर डिपेंड करती है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन गया, तो के का आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो आपका हो जाएगा रेट। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा यहाँ ए के पावर ए और बी के पावर बी और सी के पावर सी, ये आपका हो जाएगा। चल देखिए, ये पावर को आप जोड़ सकते हैं ना, ये पावर को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको आप लिख सकते हैं यन। तो यन क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। यन क्या है? अभिक्रिया की कोटि। आगे हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की क्या है, कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है। यानी कि कह लें अभिक्रिया के का जो है कुल कोटि है ना, यन। अभिक्रिया की क्या है, कोटि है। तो इसको हम यन लिख सकते हैं, ये चीज। तो हम यहाँ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, रेट इसका बाई लिख सकते हैं, किसी एक ही पावर पर हम लिख दें, पावर क्या लिख दें यहाँ पर, इसके पावर यन लिख सकते हैं, एक के पावर पर यन लिख सकते हैं, कोई एक ले लेते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। ठीक है, कोई एक अभिकारक ले लेंगे, उसके पावर यन आप जो है लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, इसको मोल पर लीटर लिखते हो, यानी कि इसको क्या लिखते हो, मोल पर लीटर, यानी कि कंसंट्रेशन बाय टाइम, इसको लिखते हो कंसंट्रेशन बाय टाइम। और ये आपका क्या है, ये भी क्या है, सांद्रण है मोल पर लीटर, तो ये भी आपका क्या है, मोल पर लीटर, ये है। इसके पावर आपके क्या है यहाँ, यन है कि नहीं। ये सांद्रण हो गया, सांद्रण का मात्रक रेट, अभिक्रिया की दर, सांद्रण बाय टाइम। तो ये सांद्रण आपको किस में व्यक्त करना होता है, ये आपका मोल पर लीटर है, ये ऊपर वाला। और ये टाइम आपका क्या होगा यहाँ पर, सेकेंड, टाइम आपका क्या हुआ, सेकेंड। और ये क्या होगा आपका, मोल
और ये पर लीटर, और पावर क्या आपका है यह, ठीक है, ये है। अच्छा ये तो सेम है आपके, है ना, ये वाले आपके क्या है यहाँ सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं इसको, ये वाला जब आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और ये ब्रैकेट चाहे आप इस तरीके से लगा लिए, तो ये वाला ऊपर जाएगा एक घात माइनस और माइनस वन, ये हो जाएगा, है ना, माइनस इसका ये हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा कि नहीं। इसको आप अगर अंदर ले लेते हैं, इसको आप अगर अंदर ले लेते हैं तो इस पर तो ये आ जाएगा मोल वन माइनस एन, जरा इस पर करें, क्या करें, हो जाएगा लीटर एन माइनस वन, और सेकंड क्या हो जाएगा इनवर्स वन। तो ये जो है इसकी एक सामान्य सूत्र हुआ, वेग स्थिरांक का क्या हुआ, एक सामान्य जो है ये फार्मूला हुआ, ठीक है। तो मोल क्या है, मोल पावर वन माइनस एन और लीटर एन माइनस वन, ये आपका क्या हुआ फार्मूला हुआ, ठीक है। अगर गैसीय अवस्था में है, ठीक है, गैसीय अभिकारक हैं आपके, गैसीय अभिकारक हैं, तब इसकी इकाई होगी, तब इकाई होगी, तो इकाई क्या होगी जब गैसीय अवस्था में सांद्रण आपका हुआ, तो जो मोल पर लीटर आप लिख रहे हैं तो यहाँ एटीएम लिख देंगे, क्योंकि गैसीय अवस्था में आप दाब एटीएम वायुमंडल लिखते हैं, तो क्या होगा एटीएम माने एटमॉस्फेयर वन माइनस एन और सेकेंड इनवर्स वन, तो ये इकाई हो जाएगी गैसीय अवस्था में। एटीएम क्या आपका एटमॉस्फेयर, इसको आप एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, तो जो यही पावर यहाँ है ये पावर एटीएम वायुमंडल में हो जाएगा और ये सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, तो इसमें ये हो गया, ठीक, ओके। यानी कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो एन पर डिपेंड करता है, एन कोट की अभिक्रिया पर डिपेंड हो करता है, ठीक है। तो निकल जाएगा ये रेट ऑफ रिएक्शन, मात्रक याद रखना क्या होगा, क्या मात्रक है, मोल वन माइनस एन लीटर एन माइनस वन और सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये आपका क्या हुआ यूनिट हुआ इसकी, याद रखेंगे इसको। वेग स्थिरांक के लक्षण, वेग स्थिरांक के लक्षण, क्या इसके लक्षण है, नंबर एक, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग की माप है, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग की माप है भी, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर है तो इसकी क्या हुई है माप है। के का मान अधिक होने पर अभिक्रिया के वेग का मान भी क्या होगा अधिक होगा, जान रहे हैं आप, रेट क्या है के बराबर है, के का मान अधिक होगा रेट भी अधिक होगा, रेट अधिक होगा तो के का मान भी क्या होगा अधिक होगा। निश्चित ताप पर किसी विशेष अभिक्रिया के लिए के का मान निश्चित होता है, निश्चित ताप पर विशेष अभिक्रिया के लिए के का मान निश्चित होता है, होगा भी, ठीक है, निश्चित ताप पर स्थिर होगा, ठीक है। किसी अभिक्रिया विशेष ताप बढ़ाने पर, तीसरा, ताप बढ़ाने पर के, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का
वेग एवं वेग स्थिरांक बढ़ जाते हैं, बढ़ जाता है। सही है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप घटाने पर घटता है। ठीक है। वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर नहीं निर्भर करता है। वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। लास्ट आपका है वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक यानी कि K का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। N कोटि के अभिक्रिया के लिए K का मात्रक क्या होगा? यही होगा मोल n माइनस n लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, यही तो होगा। ये n कोटि की अभिक्रिया के लिए होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा वेग स्थिरांक के लक्षण। ठीक है, वेग स्थिरांक के लक्षण बढ़िया से आप तैयार करेंगे सब। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।